वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप इस वक्त जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे अंदाज से गुजारे होंगे। सितंबर का आगाज़ हो चुका है और ये महीना के लिए बहुत ही इंतहाई और समझे के काबिल भी है। और इस महीने में हमें बहुत सारे इवेंट्स मिलते हैं। ये वो दिन थे जब अफवाज पाकिस्तान और जिंदा दिलान लाहौर ने भारत के नापाक अज़ाइम जो वो खाक में मिला दिए थे और जंगे 65 में हम हिम्मत और वलवले की दास्तान रकम करने पर लाहौर को हिलाल इस्तिकलाल से भी नवाजा गया था। और गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि टाउन हॉल में हिलाल इस्तिकलाल परचम कुशाई की तकरीब भी मुनक्किद की गई थी और हम वतन के शहदा को खिराज अकीदत और गाजियों को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। और पाक वतन अब पर तन मन और धन निछावर करने वाले लोगों को जागो लाहौर का सलाम है और दुआ और दिफाए पाकिस्तान की इस नाकाबिल फरामोश दास्तान की मज़ीद यादें भी अपने आज के प्रोग्राम में याद करेंगे। और उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा पूरे 11 बजे तक, आपने मिस नहीं करना। लेकिन आगे बढ़ते हुए अभी बात कर लेते हैं मौसम की। और आपको पता है कि जो बरसात का मौसम है अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है और बदलते हुए इस मौसम का जो कहले के मिजाज वो समझ नहीं आती। कभी धूप निकलना शुरू हो जाती है और कभी बारिश बरसना शुरू हो जाती है। तो आज कैसा मौसम रहेगा? पिछले कुछ दिनों से गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं फिटनेस के हवाले से। तो मुहलिक कोरोना वायरस के जानलेवा हमले आपको पता है कि जारी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि सैकड़ों लोग मूजी वायरस का निशाना बनते जा रहे हैं। कोरोना वायरस मुसलसल अपनी शक्लें चेंज करता रह रहा है और ख़तरनाक से ख़तरनाक होता जा रहा है। ये एक ऐसा वायरस है जो हमारी ज़िंदगियों पर देरपा असरात मुरतब कर रहा है। कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद भी उसके असरात एक लंबे अरसे तक नमूदार होते रहते हैं। एक अहम जो मसला हमने देखा है जिसकी कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले अक्सर अफराद शिकायत भी करते हैं, वो है बालों का गिरना। तो कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद में बाल गिरने की रफ्तार में तेज़ी पाई जाती है। और तुर्की में एक तहकीक भी हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि कोरोना वबा के बाद बालों से तेज़ी से महरूमी का शिकार होने वाले अफराद की तादाद में वबा से पहले के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ है। तिब्बी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि बालों का गिरना भी इस वबाई मर्ज का तवीलुल मियाद असर हो सकता है। और कोरोना वबा के दौरान और बाद में बालों के गिरने से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हेयर फॉल को कैसे हम कम कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आमना रसूल है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आमना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। आमना, जिस तरह मैं बता भी रही थी, एक तो कोरोना हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आप समझ लें कि बन चुका है, जिस तरह वो हमारे अंदर और वो शिफ्ट होता जा रहा है। दूसरा, जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं लोग, वो एक शिकायत कर रहे हैं कि उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें कितनी हकीकत है कि कोरोना से हेयर फॉल हो रहा है या उससे पहले भी लोगों का जो हेयर फॉल हो रहा था इसी तरह? जी, बेसिकली बात यह है कि जैसे कि हमने देखा है हेयर फॉल जो है वो ऑलवेज देखा गया है। इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। ऑलरेडी भी हेयर फॉल की बहुत सारी वजूहात और उसकी प्रॉब्लम्स सब जानते हैं। इसके बारे में कई दफ़ा डिफरेंट फॉर्म से बात भी हो चुकी है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो मसला सामने आ रहा है, जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया है कि कोरोना के बाद बहुत से लोगों में हेयर फॉल की शरह में इजाफा देखा गया है। लाइक अगर पहले भी किसी के कुछ बाल गिर रहे थे तो उसमें इंक्रीज हो गए हैं, वो हेयर फॉल की अमाउंट बढ़ गई है। तो बेसिकली होता ये है कि ये एक बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। नॉट ओनली कोरोना, अच्छा, अगर आप किसी भी एक सख्त किस्म की बीमारी का शिकार होते हैं, जैसा कि टाइफाइड, सख्त किस्म का मलेरिया हो जाता है, इवन प्रेगनेंसी के बाद या बॉडी पे कोई और स्ट्रेस आती है, उसके बाद ये हेयर फॉल देखा गया है। ऑलमोस्ट जो आपका मसला आता है, कोई भी जो डिजीज आती है, उसके 3-4 मंथ्स के बाद ये हेयर फॉल स्टार्ट होता है। अच्छा, इसको साइंटिफिक जुबान में टेलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है। होता यह है कि हमारा हेयर साइकिल है, जिसमें एक सबसे पहली स्टेज आती है जिसमें हेयर ग्रोथ होती है, उसको हम एनाजन फेज कहते हैं। अच्छा। फिर एक कैटाजन फेज होती है और एक टेलोजन फेज होती है। नॉर्मली हमारे ज्यादातर जो बाल हैं सर के, वो ग्रोइंग फेज में होते हैं, जैसे कि एनाजन फेज जिसको कहते हैं। 90% बाल उस फेज में होते हैं और हमारे बाल ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है। और बहुत 5 to 10% जो बाल हैं वो टेलोजन फेज में होते हैं। टेलोजन फेज एक ऐसी फेज है जिसमें बालों की ग्रोथ रुक जाती है, स्टंट हो जाती है और उसके बाद वो बाल झड़ जाते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी पे कुछ स्ट्रेस आती है, बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स शो करती है,
वो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, जैसे हार्ट, ब्रेन वगैरह, जो ब्लड फ्लो है वो उनकी तरफ बढ़ जाता है, बालों की तरफ कम हो जाता है। इसके नतीजे में जो ग्रोइंग बाल हैं, जो कि एनाजन फेज में बाल होते हैं, वो टेलोजन में चले जाते हैं, यानी वो स्टंट हो जाते हैं। जैसे आपको शॉक लग जाता है एक तरह से, तो बालों को भी शॉक लग जाता है। और फिर ये जो शॉक लगा होता है, इसके असरात 3 से 4 महीने के बाद आना शुरू होते हैं। कुछ लोगों में देखा गया है कि अचानक से वो कहते हैं कि अब तो हम कोरोना से रिकवर हो रहे थे, अब 3 मंथ्स गुजर गए हैं, नाउ वी आर सेफ, और नेक्स्ट डे वो नोटिस करते हैं कि अब तो हेयर फॉल अचानक से बढ़ गया है। और होता यह है कि वो जो 3 मंथ्स बैक आपके बॉडी को एक शॉक मिला था, उसके असरात 3 मंथ्स के बाद में आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि फर्स्ट वेव में, सेकंड, थर्ड वेव के पेशेंट्स जो थे वो अब ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 3-4 माह से बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह से आए हैं जिनका ये हेयर फॉल बढ़ रहा था, और उसकी वो समझ रहे थे कि शायद कोई और वजह हो गई है। और तो वो अब ना ज्यादातर लोग जो आपके पास आए हैं, जिस तरह आपने बताया, तो वो कोरोना से ही रिकवर होकर आए थे? जी, मोस्टली। अच्छा, ऐसे भी पेशेंट थे जिनमें पहले से हेयर फॉल था, लाइक कोई जैसे आपको पता है मर्दाना गंजपन का एक मसला होता है, इसी तरह फीमेल्स का भी गंजपन का मसला होता है। तो दोनों जेंडर्स में ये एक मसला है। इसके अलावा एलोपेशिया एरियाटा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन डी, आयरन, और अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम है, इन वजूहात की वजह से भी आपके हेयर फॉल ऑलरेडी हो रहा होता है। लेकिन कोरोना की वजह से अचानक से उन्होंने देखा कि जिनका पहले भी हेयर फॉल था, 3 मंथ्स के बाद वो बढ़ गया। तो वो बेसिकली उसकी वजह ये है कि जो आपकी बॉडी को शॉक रिसीव हुआ था, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। दूसरा, अगर हम इसमें से किसी भी कंडीशन में है, मतलब अगर कोरोना से रिकवर होके बाद में हमारा ये हेयर फॉल होना शुरू हो गया, तो इसका इलाज क्या है, क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी न्यूट्रिशन। ठीक है, जब आपकी बॉडी रिकवर कर रही है, होता क्या है कि हम डिजीज के दौरान तो एहतियात करते हैं, मल्टीविटामिन्स भी ले ली, अच्छी फूड भी ले ली, उसके बाद हम जरा इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी सेहत को। तो अगर आप कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने मल्टीविटामिन्स सारे लें। इसके अलावा अगर आप में कोई डेफिशिएंसी है, जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारी जो सोसाइटी है इसमें बहुत ज्यादा है, अंडररेटेड है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है एक हेयर फॉल का। एक विटामिन डी और एक आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया है, जो हमारी फीमेल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों जो है एक बहुत बड़े कॉज ऑलरेडी होते हैं हेयर फॉल के। जिन लोगों में इन चीज की डेफिशिएंसी ऑलरेडी थी, अब कोरोना भी आ गया, तो वो जाहिर है वो इसको और ज्यादा बढ़ा देगा हेयर फॉल को। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि कोविड में हम बेसलाइन तो करवाते ही हैं, टेस्ट तकरीबन सब पेशेंट्स की होते हैं जिनको कोरोना का मर्ज लाहक हो जाए। तो आप देख लें, अगर आप में आयरन डेफिशिएंसी है तो आप उसको अपना फुलफिल करें, अपनी रिक्वायरमेंट को। अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करें। इसके अलावा जिंक, बायोटिन और बाकी जो मल्टीविटामिन्स हैं, ये सारे अपने पूरे लें, और डाइट भी अच्छी रखें, ताकि 3 मंथ्स के बाद जो इफेक्ट आना है वो आना तो है। ऐसा नहीं है कि इन चीजों से हम उन्हें रोक लेंगे, लेकिन उसकी सेवेरिटी में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अगर आप ये न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो एटलीस्ट इनकी डेफिशिएंसी उसको एग्जर्बेट नहीं करेगी। ठीक है, उसको आप एटलीस्ट आप अगर ये न्यूट्रिएंट्स ले रहे होंगे तो वो ये उसको बढ़ाएंगे नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ कोरोना का जितना इफेक्ट आना है वो किसी हद तक आएगा फिर भी, लेकिन उतना सवेयर नहीं होगा। दूसरा, कुछ पेशेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि हम क्या बिल्कुल ही बाल्ड हो जाएंगे, हमारे सारे बाल गिर जाएंगे, तो हम अब यही वेट करें? तो ऐसा नहीं होता। ये तकरीबन 1-2 महीने रहेगा हेयर फॉल, उसके बाद बाल दोबारा खुद से भी ग्रो करेंगे। ओनली यू हैव टू डू इज कि आपने अपने न्यूट्रिएंट्स जो से हैं वो पूरे लेने हैं, डाइट ठीक करनी है, अपने डाइट का इंटेक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये खाएं, मल्टीविटामिन्स खाएं, लेकिन मल्टीविटामिन्स तब खाएं जब आपको कोई जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करे, खुद से आप नहीं खाने। दूसरा, आमना, हम हेयर फॉल की तो बात कर ही रहे हैं, इसमें एक और भी मसला है कि कोरोना के बाद एक्नी का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। वो चाहे लड़कियां हो या चाहे लड़के हों, दोनों ही इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं। तो क्या ये भी मसला बनता जा रहा है कि एक्नी भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है? जी, ये देखा गया है। बेसिकली 2 वजूहात हैं इस सारे कोविड के पीरियड में, इस पैंडेमिक में एक्नी बढ़ने के। अच्छा। एक तो जो हम मास्क यूज कर रहे थे, ठीक है, तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर है, हम उसे छोड़ नहीं सकते, उससे भी एक्नी बढ़ी है लोगों में। और उसके लिए तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि मास्क आपने नहीं उतारना, आप एक कॉटन मास्क अंदर की साइड पे पहन लें, बाहर आप प्रॉपर प्रोटेक्टिव मास्क अपना पहने, क्योंकि अगर आप सिंपल कॉटन पहनेंगे तो वो आपको कोरोना से महफूज नहीं करेगा, और अगर आप दूसरा पहनते हैं तो उससे एलर्जी और एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक तो आप ये कर लें, कॉटन मास्क अंडरनीथ योर प्रॉपर मास्क आप पहने, उससे आप वो एटलीस्ट प्रिवेंटिव मेजर वाली जो एक्नी है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि कोविड का जो शिकार हैं लोग, उनमें हमने देखा है कि आफ्टर रिकवरी भी एक्नी बढ़ रही है। होता यह है कि कुछ लोगों में जिनमें सवेयर किस्म का कोविड हुआ था, एक तो स्ट्रेस से भी एक्नी इंड्यूस हो जाती है बॉडी पे। जब स्ट्रेस आया, जैसा कि हेयर फॉल का मैंने आपको बताया,
इसी तरह एक्नी को भी इंड्यूस कर सकती है। दूसरा जैसे कि आपने देखा तो पूरी आपकी बॉडी ही डिस्टर्ब हुई होती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसा है कि कुछ साइड इफेक्ट होता है मेडिसिन का। लाइक हमने कोविड एक सिवियर डिजीज है, उसमें आप डिफरेंट मेडिसिन यूज कर रहे हो और उसमें साथ ही स्टेरॉइड्स भी यूज हो रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड को बहुत ज्यादा एक तरह से बदनाम कर दिया गया हुआ है बिकॉज मिस यूज की वजह से। अदरवाइज ये एक्चुअली एक लाइफ सेविंग ड्रग है और ये एक ब्लेसिंग है ह्यूमन बीइंग के लिए, अगर जुडिशियसली यूज किया जाए, कहाँ किस तरह और किससे यूज करना है वो सारा अगर आप सही तरह से करें तो ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है एक्चुअली स्पीकिंग। लेकिन हमारे यहाँ मिस यूज की वजह से बदनाम हो गया हुआ है। हम अभी भी किसी डिजीज के लिए पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट सुन के कहता है कि ये तो आपने मुझे स्टीरॉइड दे दी है। एग्जैक्टली। तो उनको समझाना पड़ता है कि देखो ठीक तरह से यूज करना जो है उसका रिकमेंडेड है, ये है इंसान की भलाई के लिए जादू है। लेकिन अगर मिस यूज करेंगे तो आप देखें मिस यूज तो फूड भी आप एक्स्ट्रा खा लेंगे, exactly, वो आपके लिए नुकसान भी है, वो भी आपके हाँ। लिए जहर ही बन जाएगी अगर आप गलत उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जो ये कोविड है इसमें ये लाइफ सेविंग के तौर पर भी बहुत से पेशेंट्स में यूज हुआ है उसको सिवियरिटी को कम करने में। तो जब आप रिकवर करते हो तो कुछ अरसे बाद इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा। तो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स में एक साइड इफेक्ट एक्नी भी है, उसमें वेट गेन वगैरह भी होते हैं और वो बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन एक ये भी है। लेकिन हमने बैलेंस करना होता है कि हमने लाइफ सेव करनी है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और एक्नी या ब्यूटी या कॉस्मेटिक जो, क्योंकि एक्नी इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, इट्स जस्ट अ कॉस्मेटिक काइंड ऑफ इशू, ठीक है, डिजीज है ये, इसका ट्रीटमेंट करवाना है। फिर इससे कैसे बच सकते हैं? बहुत से लोग अभी इसकी वजह से भी परेशान है। जी देखिए, एक दाना निकल आता है, अब ये होता है कि अच्छा रातों रात जो है ना ये दाना जो है बस खत्म हो जाए और सुबह हम उठे तो एक मौजज़ा हुआ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये भी मशहूर है कि कोई इवेंट आ रहा होता है तो उस वक्त बिल्कुल एक फौरन दाना जरूर बनता है, तो वो तो है। लेकिन इसमें यह है कि जैसे मास्क का तो मैंने आपको बता दिया कि आप उससे बच सकते हैं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके, क्लींजिंग वगैरह करके, थोड़ी स्किन केयर करके। लेकिन अगर आपने स्टेरॉइड यूज किए हैं, उसकी एक्नी ने अगर बनना है तो वो बनेगी। हाँ, अच्छा। ये है कि आपने उसकी ट्रीटमेंट लेनी है। ठीक है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं, आप रिकवर कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्नी साथ स्टार्ट हो रही है तो उसमें आप अपने मुआलिज से राब्ता करें और कोई भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को पिक करें और उनसे उनकी ट्रीटमेंट को फॉलो करें। अच्छा। ठीक है। ट्रीटमेंट में ये है कि हम टॉपिकल यानी ऊपर लगाने के लिए क्रीम्स, जेल्स, लोशंस भी समटाइम्स एडवाइस करते हैं और समटाइम्स कोई खाने के लिए मेडिसिन भी देना पड़ती है। अच्छा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एक्नी कितनी सिवियर है और क्या ये सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से है, कोविड की मेडिसिन की वजह से है, या पहले से आप एक्नी प्रोन स्किन थी आपकी। तो जैसे आपने बताया कि मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं, तो किस स्टेज पर जाके करते हैं? मतलब कौन सी स्टेज होती है कि उसकी बहुत ज्यादा एक्नी प्रॉब्लम हो गया होता है? क्योंकि जो एक्नी की मेरे ख्याल मेडिसिन होती हैं बहुत हैवी होती है। यस, यू आर राइट। क्या उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं बाद में? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारी चीजें इंसान की भलाई के लिए बनाई गई हैं। अब आप इफ यू आर इन सेफ हैंड्स तो आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, आपका जो फिजिशियन है, वो आपको सेफली रिकमेंड कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवाइस मैं देना चाहूंगी वो ये है कि सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे सिर्फ रिकमेंडेशन सुन के और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हुए मेडिसिन यूज ना करें। ठीक है। ये सब मेडिसिन हैं। आप बेशक अगर क्रीम भी लगाते हैं ना फेस में मेडिसिनल, पेशेंट समझता है कि वो मेडिसिन नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि हम कई दफा पेशेंट को सिर्फ लगाने के लिए क्रीम दे देते हैं ना, तो वो कहते हैं आपने हमें मेडिसिन तो कोई दी नहीं, आपने तो एक क्रीम दे दी है। तो ऐसा नहीं होता, हर चीज ये मेडिसिन है। बिल्कुल। तो एक तो ये कि आपने किसी से सुनकर, किसी रिलेटिव की देखकर आपने स्टार्ट नहीं करनी। ठीक है। आपका केस डिफरेंट है, आपकी स्किन डिफरेंट है, कॉज आपका डिफरेंट है, आप वो वाली यूज नहीं करेंगे, हो सकता है उससे आपको फायदे की बजाय नुकसान ही हो, आपको साइड इफेक्ट्स आने से। और दूसरा, जैसे आपने बताया किसी की रिकमेंडेशन पर कुछ भी ना करें, और अच्छी बात यही है कि आप अपनी पहले स्किन टाइप देख के डॉक्टर से रुजू करें, देन किसी के मशवरे पर अमल करें। दूसरा, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी रिकमेंडेशन बड़ी आती है कि ये वाला सीरम लगा लो, ये विटामिन सी का सीरम है, ये भी क्या हमें इस तरह लगा लेनी चाहिए? डॉक्टर से पहले पता करना चाहिए कि हमें हमारी स्किन को कौन सी टाइप है और क्या चाहिए हमारी स्किन को। देखिए, अगेन वही बात मैं कहूँगी कि विदाउट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम डॉक्टर, स्पेशली अगर आपकी स्किन पे कोई डिजीज है, एक्नी इज अ डिजीज। ठीक है। लोग कहते हैं कि टोटके से इलाज हो जाए। जब एक डिजीज है और उसका ट्रीटमेंट मौजूद है तो आप क्यों उल्टे सीधे टोटके यूज करके अपने फेस को खराब करना चाहते हैं? हाँ, अगर आपकी स्किन हेल्दी है, कोई मसला नहीं है, तो आप छोटा मोटा कोई ना कोई रेमेडीज यूज कर सकते हैं। लेकिन वंस यू हैव सम प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली अ डिजीज, तो उसके लिए मुआलिज से आप रब्ता करें और जाने से पहले अपनी रिसर्च करके जाएं कि आप किससे ट्रीटमेंट लेना जा रहे हैं। अब तो बहुत सी अवेयरनेस हो गई है लोगों को, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो कि सब कुछ चलता है, तो आप लोग अपना थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं, जिससे भी ट्रीटमेंट लेनी है
ठीक है, पूछ के जाएं एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो हम आप देखिए, हमने कपड़े लेने होते हैं तो हम कितना ब्रांड देखते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ऑथेंटिक है, इससे ऑर्डर कर लें, इससे नहीं करें। तो पता नहीं डॉक्टर को चूज करते हुए सब लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बिल्कुल किसी सिंपल MBBS के पास भी चले जाते हैं, और वो फिर बाद में ये होता है कि इलाज नहीं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट का वो असर नहीं आ रहा होता। दूसरी एक बात बीच में रह गई थी कि साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। एक्नी के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एक्नी की मेडिसिन मैंने देखा है बहुत से क्वैक्स कह लें या नॉन स्पेशलिस्ट रेटिनॉइड्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट को विदाउट प्रॉपर काउंसलिंग। तो रेटिनॉइड्स का एक साइड इफेक्ट ये है कि ये अगर कोई प्रेग्नेंट खातून इस्तेमाल कर लेती है खाने के लिए, इवन लगाने के लिए भी, तो उसमें जो बच्चा है उसमें बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। अच्छा। और ये चीज़ बताई नहीं जाती, ठीक है। हम मतलब जैसे हमने इसके बारे में सीखा है कि हमने पेशेंट को बताना है कि ये जो मेडिसिन है, यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे चांस मिला है तो मैं अवेयरनेस इस बारे में दूं कि ये जो मेडिसिन है, खासतौर पे अगर आप रेटिनॉइड्स ले रहे हैं और इस दौरान अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपने वो खानी भी नहीं है, लगानी भी नहीं है। होता ये है कि या तो पेशेंट को रिकमेंड जो कर रहा होता है, कई दफा उसको खुद नहीं पता होता ये बात, या पेशेंट को मैंने भी प्रेस्क्राइब की, लेट्स सी, और अगर मैं भूल गई पेशेंट को बताना तो रेटिनॉइड्स जो मेडिसिन है ये लगानी है खाने वाली, ये एक्नी के लिए है? जी, ये बिल्कुल एक्नी और भी बहुत सारे डिजीज हैं जिनके लिए यूज होती है, लेकिन एक्नी के लिए कोई भी दे देता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ मेंशन करना चाह रही हूँ। दूसरी बात ये कि हमने पेशेंट को स्टार्ट कराते हैं तो पेशेंट फिर खुद ही लेता रहता है, दोबारा भी कभी हो गया, वो प्रेग्नेंट भी था, उसने गौर नहीं किया कि ये बचपन में दी थी, मुझे दोबारा से खुद से ना यूज करूँ क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ठीक हो गया था तो मैं खुद ही दोबारा से, ये बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको रेटिनॉइड्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं, अव्वल तो डॉक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गाइड करे। कई दफा गाइड करने के बावजूद भी पेशेंट भूल जाते हैं ये बात, तो आई थिंक आई शुड स्ट्रेस ऑन दिस थिंग कि ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो भी अनचेक्ड यूज़ नहीं करनी चाहिए। हम प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, लेकिन अगर बार बार यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक्स तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। तो वो भी आपने अगेन ये कि अपने मॉलिज से मशवरे के बगैर, किसी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरे के बगैर आपने मेडिसिन यूज कोई भी स्टार्ट नहीं करनी, सबके साइड इफेक्ट्स। और दूसरा, आजकल हम देख रहे हैं कोई ज़रूरत है भी है या नहीं भी है लड़कियों को, या अब तो इस दौड़ में लड़के भी शामिल हो गए हैं, हाइड्रा फेशियल्स बहुत ज़्यादा इन हो चुके हैं और छोटी छोटी बच्चियां भी 20-21 साल की बच्चियां भी ये चीज़ें करवा रही हैं। तो ये हाइड्रा फेशियल कौन सी एज पर हमें कराना चाहिए, किस लिए कराना चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छेड़ लिया। हाइड्रा फेशियल की वाकई आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है और मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हाइप भी है, ठीक है। हाइड्रा फेशियल के बारे में ना मेरे पास पेशेंट आते हैं कि हमने हाइड्रा फेशियल कराया, हम फलां के पास गए और उन्होंने हमें हाइड्रा फेशियल कर दिया क्योंकि मुझे रिंकल्स आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपकी हम हाइड्रा फेशियल के आप सेशंस लें तो आपके रिंकल्स इंप्रूव हो जाएंगे। और मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं कि उनकी पिगमेंटेशन थी, मिलाजमा था, फ्रेकल्स थे, ऐसी चीज़ों के लिए हाइड्रा फेशियल करवा लिया और लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ा। हमने 2 सेशंस लिए, तो अब हमने सोचा कि आपसे हम लेके देखते हैं। अच्छा, एक तो ये कि सबसे पहले अगेन वही बात, चूज़ करें अपने स्पेशलिस्ट को वाइजली फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपने नेक्स्ट जब आपने हाइड्रा फेशियल के लिए जाना है तो आप उनसे पूछें कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं और कितनी देर में आएंगे। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग हाइड्रा फेशियल इज जस्ट अनदर फेशियल, ठीक है। फर्क सिर्फ ये है कि ये डॉक्टर्स के हैंड में है और ये सेफ है, इसमें कोई मुज़र सेहत या आपकी स्किन के लिए डेंजरस प्रोडक्ट्स यूज नहीं होते, हाइजेनिक होता है, इसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है इस तरह। अच्छा, ठीक है, आप इस बारे में श्योर हो। अगर आप पार्लर में जाते हो फेशियल तो वो थोड़े से केमिकल्स स्ट्रॉन्ग किस्म के यूज करते हैं, उन पे कई बार रिएक्शन हो जाते हैं, तो इस लिहाज से ये फेशियल है लेकिन ये बेहतर है पार्लर वाले फेशियल से। लेकिन इसका यही इफेक्ट है कि आपकी स्किन को फ्रेश कर देगा, डेड लेयर को लाइट से रिमूव कर देगा। ऐसा नहीं है कि नई स्किन आ जाएगी, ठीक है। आपकी एक डर्माब्रेजन इसमें एक स्टेप होता है, स्पेशली वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीरम एप्लीकेशन वगैरह भी इसमें होती है, लेकिन डर्माब्रेजन अगर अच्छी की हुई हो तो उससे आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है और ये आप करवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं करवाने में। लेकिन आपकी जो अप्रोच है ना इसके रिजल्ट्स के बारे में वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। होता ये है कि पेशेंट्स को कभी कभी मिसगाइड किया जाता है, कभी वो नेट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और नेट पे मोस्टली कई दफा बायस्ड स्टडीज होती हैं, जो मशीन के जिन्होंने प्रोड्यूस की हैं वो चाहते हैं उनकी मशीन सेल हो, तो उन्होंने इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो पेशेंट समझता है कि शायद वन हाइड्रा फेशियल इज द सोल्यूशन फॉर देयर ऑल कंसर्न्स। ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट एन फेशियल और इसके टेम्पररी इफेक्ट्स होते हैं। 15-20 डेज तक आपकी स्किन थोड़ी फ्रेश रहेगी, रिंकल्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, पिगमेंटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, ये कह सकते हैं ये भी एक आम फेशियल की तरह ही है, लेकिन ये है कि इसमें टूल्स वगैरह यूज हो जाते हैं और उसमें सैलून में हाथों से हम लोग फेशियल और ये रिकमेंडेड है एज कंपेयर टू
एज कम्पेयर टू द सैलून वाला। ठीक है। लेकिन ये है कि लेकिन आप ये माइंड में रखें कि ये फेशियल ही है, और अगर आप सिर्फ फेशियल चाह रहे हैं तब आप करवाएं, अदरवाइज बात ठीक है जी। डॉक्टर आमना रसूल हमारे साथ मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आमना, बहुत शुक्रिया आपका और आपके वक्त का, और स्किन के हवाले से हम बात कर रहे थे। बहुत अच्छी टिप्स हैं जो डॉक्टर आमना ने हमें दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन की वो भी अब हल हो जाएंगी। मजीद आपसे बात करेंगे यहाँ वक्त, एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। अब हमारे सेगमेंट जो है वो है लाहौर की दुनिया, जिसमें हम अपने शहर लाहौर की बात करेंगे, उसको दरपेश मसाइल की बात करेंगे और उनके हल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आजकल जो हम सबको बड़ा मसला दरपेश है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। शहर में पहले ही हम देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इक्का दुक्का मंसूबे हैं, जिनमें से मेट्रो बस सर्विस जो है वो आज 11 रोज हो चुके हैं कि मुअत्तल है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है और शहरी महंगे दामों सफर करने पर भी मजबूर हो चुके हैं। मेट्रो बस ना होने से ना सिर्फ आवाम को नुकसान हो रहा है, बल्कि मेट्रो बस को भी रोजाना 70 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। मेट्रो बस सर्विसेज ड्राइवर्स के एहतजाज के बायस बंद की गई थी, लेकिन अब ये एहतजाज तो खत्म हो चुका है। फिर क्यों मेट्रो बस सर्विस जो है वो बहाल नहीं हो पा रही? अवाम को कब तक इस मुश्किल का सामना रहेगा, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है ज़ैनुल आबदीन है। ज़ैन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, ड्राइवर भी मान चुके हैं, एहतजाज भी खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो अवाम है वो बदहाल है और खार हो रही है सड़कों पर। क्या मसला है कि ये मेट्रो बसेस बहाल नहीं हो रही? शुक्रिया मुनीबा आसिफ। ये ना इसमें दो कहानियां हैं। अच्छा। एक तो मेट्रो बस का ड्राइवर्स का एहतजाज और दूसरा मेट्रो बस बहाल क्यों नहीं हो रही। वो एक बड़ा मशहूर मकूला है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये 28 अगस्त को ड्राइवर्स ने अपने अलाउंसेस ना मिलने पर एहतजाज शुरू किया था। उसके बाद उनको यकीन दहानी करवा दी गई कि आपको अलाउंसेस दे देंगे, उनको कहा, निगोशिएशन की। खैर उन्होंने 31 अगस्त को एहतजाज ख़त्म कर दिया। ये 4 रोज़ तक उन्होंने मेट्रो बस सर्विस को बंद रखा। इस दौरान अल्टीमेटली एहतजाज के सबब मेट्रो का पहिया नहीं चल सका। तो जब उन्होंने एहतजाज ख़त्म कर दिया तो 1 सितंबर से मेट्रो बस को चलाया जाना था। क्यों नहीं चलाया गया, ये है सबसे अहम सवाल जो आपने पूछा है। अब जो कंपनी 2013 से अब तक 31 अगस्त 2021 तक मेट्रो बस चला रही है, तुर्क कंपनी अलबराक, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने नया टेंडर देके नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया कि वो 1 सितंबर से बसेस को ट्रैक पर लेकर ना आए। 31 अगस्त तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। पुरानी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। उससे पहले ही नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड भी कर दिया गया। उनकी बसेस भी वापस आ गई, वो उनके आगे डिपो पर खड़ी हो गई। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहता है कि 1 सितंबर से बाकायदा तौर पर ये जो कंपनी है विडा मिजा, ये अपना जो ये सफर है मेट्रो बस का गजुमता से शादरा, ये आगाज करेगी। अब वो आगाज क्यों नहीं करती, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मास ट्रांजिट अथॉरिटी और पंजाब हुकूमत की गफलत है। कि उन्होंने इस जो कंपनी नई आई है उनको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बसें चलाने से मुतालिक अहकामात क्यों नहीं दिए। जब आपको पता है एक चीज है वो कागज के ऊपर लिखी हुई है कि 31 अगस्त को इन्होंने चले जाना है। हाँ। वो उन्होंने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाया तुर्क कंपनी ने कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब हम बसेस नहीं चलाएंगे, और उनका इस चीज के ऊपर राइट भी बनता है कि वो क्यों चलाएं। अब नई कंपनी की बसेस भी आ गई, लेकिन उनके जो बसेस के ड्राइवर्स हैं उनकी ट्रेनिंग ना होने की वजह से ये बसें ट्रैक पर नहीं आ सकी। अच्छा। एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने अभी तक ड्राइवर्स की भर्तियां ही मुकम्मल नहीं की कि जिन लोगों ने नई आने वाली बसेस को ट्रैक पर चलाना है वो तो अभी ड्राइवर्स ही मुकम्मल मौजूद नहीं है, उनके कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं हुए। तीसरी चीज, ये जो मेट्रो बस है ना, ये बड़ा जदीद प्रोजेक्ट बनाया था साबिक दौरे हुकूमत में। ये बस और स्टेशंस आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। बाकायदा तौर पे पता चलता है कि अब ये बस इतनी देर बाद स्टेशन के ऊपर आ जाएगी और फिर अनाउंसमेंट होती है। वो अनाउंसमेंट वो सारा का सारा इनका सिस्टम इंटीग्रेटेड हुआ होगा। जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, अगर उन्होंने मेट्रो बस में सफ़र किया होगा तो उनको लाजमी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि बगैर टोकन के आप अंदर नहीं जा सकते।
वो टोकन बताएगा कि इस बस में कितनी सवारियों ने सवार होना है, वो उसकी कैपेसिटी बताएगा, यानी ये एक सारा आईटी का एक सिस्टम है। ठीक है। अब अभी तक जो नई कंपनी है वेडा मिर्जा, और उनको जो ट्रैक हवाले किया गया, स्टेशन हवाले किए गए हैं, उनका अभी तक ये सिस्टम ही इंटीग्रेट नहीं हो सका। बस स्टेशन पे जाती है, फॉर इंस्टेंस ये बस मेट्रो बस के डिपो से निकली, निस्तर टाउन के डिपो पे गई, वो जाके खड़ी होगी, ना किसी तरह की अनाउंसमेंट है, ना वो वहां पे जो ऑटोमेटेड दरवाजे हैं वो खुलते हैं, ना कोई अभी तक ये काउंट सर्वे हुआ कि कितने लोग अभी तक टोकन लेके अंदर दाखिल हुए हैं, यानी अभी ये सिस्टम इनका इंटीग्रेट नहीं हो सका, जो कि 31 अगस्त से पहले हो जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। अब प्लान यही बनाया गया था कि जब ये अलबेराक कंपनी अपना स्कॉट चला रही है, क्योंकि इनकी 64 बसेस थी, वो खराब होते होते 41 42 पे आ गई, तो प्लान यही था कि ये जो फोटोन कंपनी की बसेस आई हैं इनको ट्रैक के ऊपर चलाया जाएगा, इनका ट्रायल भी मुकम्मल हो जाएगा और ये इन स्टेशन के साथ इंटीग्रेट भी हो जाएंगे। तो क्या चलाएगा? लेकिन नहीं चलाया गया। नहीं चलाया गया तो यही वजह है कि आज उनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए 7वां रोज हो चुका है, यानी 1 सितंबर से आज 7 सितंबर है, अभी तक मेट्रो बस का ट्रायल पे ट्रायल ही चली जा रहा है। पहले दिन उन्होंने एक बस ट्रैक के ऊपर लेकर आए, उसके बाद 2 सितंबर को फिर ये 10 बसों का स्क्वाड लेके आए, फिर 4 सितंबर को 20 बसों का स्क्वाड लेके आए, अब 6 सितंबर को गुज़िश्ता रोज ये 40 बसों का स्क्वाड लेके आए गजूमता से शादरा ट्रैक पर, लेकिन अभी तक इनका जो सिस्टम है वो बहाल नहीं हो सका। तो क्या आपको ज़हन लगता नहीं है कि जो ट्रांजिशन है एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक जाने के लिए जो एक तरीका कार है ये बड़ा मुनासिब और स्मूथ होना चाहिए था, कि ये टेस्टिंग ये बाद में भी हो सकती थी किसी और वक्त या किसी और जगह पे, लोगों को तो खार ना करते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये स्मूथ होना चाहिए था और ये स्मूथ है भी। हाँ। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके मुताबिक अमल किया जाए, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब लोगों को ये खारी काटना पड़ रही है। आप देखें 11वां रोज है, 2 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं, इसका मतलब है कि अभी तक 22 लाख रोजाना के जो मुसाफिर हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं इस मेट्रो बस सर्विस बंद होने की वजह से, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। इसके अलावा अब अगर कॉन्ट्रैक्टर मुकर्ररा वक्त पे और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपनी बसों को ट्रैक पर नहीं लेके आता तो उसको जुर्माना किया जाता है। वो जुर्माने की अमाउंट भी लाखों में है। ठीक है। अगर एक बस भी नहीं आती, यानी ये 64 बसेस का अगर स्क्वाड है और वो 63 बसेस लेके आता है और एक बस नहीं लेके आता तो उसके ऊपर भी उसको जुर्माना आयद किया जाता है। अब तो ये पूरा का पूरा, और ये सारा कानून में लिखा हुआ है, जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। अब तो 1-2 बस क्या पूरा का पूरा कॉन्वॉय ट्रैक के ऊपर नहीं आ रहा, तो क्या मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अभी तक नई कंपनी वेडा मिर्जा को कोई जुर्माना किया? इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। ड्राइवर्स की तरफ से यकीन दहानी करवा दी गई कि आप जो बसेस हैं उनको ट्रैक के ऊपर लेके आए, हम किसी भी तरह की रुकावट हायल नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी लेके नहीं आए। मैं आपको बताऊं, ये इतने दिनों से मैं वहां पे जाके रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ये पिछले अगस्त में भी पहले 7 दिन बंद रही, फिर उसके बाद अगस्त के लास्ट में भी, अभी भी ये मेट्रो बस बंद है। ये मुनीबा सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत इस मंसूबे के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। जितना अच्छा ये प्रोजेक्ट है, जितने लोगों को फैसिलिटीज इससे मिलती हैं, इसको उतना ही नजरअंदाज किया जा रहा है। पहले ही कहते हैं कि मेट्रो बस और जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है ये सफेद हाथी है। चलो अब सफेद हाथी है, इसको काला हाथी आप नहीं बनाना है। अब तो ये आपके पास विरासत में आ गई, आपने इसको चलाना है अवाम की सहूलत के लिए। अब आप देखें कि ये मेट्रो बस सर्विस जिसका किराया 20 रुपए था जब ये चलाएगी, फिर उसके बाद 2019 में इसका किराया बढ़ा के 30 रुपए कर दिया गया। नॉर्मली आपने देखा है कि लोग इस चीज के ऊपर शोर मचाते हैं कि जब भी किसी जगह पे कोई किराया बढ़ता है या महंगाई होती है। ये मेट्रो बस सर्विस जब इसका किराया बढ़ाया गया, मैंने देखा कि 60% लोग इस चीज के हक में थे कि ठीक है किराया बढ़ा देना चाहिए, सर्विस बंद नहीं हो जानी चाहिए। यानी लोगों को ये इतना फैसिलिटेट करती है। आप देखें कि लाहौर के एक कोने से मुसाफिरों को उठा के दूसरे कोने तक लेके जाती है और ये एक चीप सवारी है उनके लिए। अब जब ये मेट्रो बस सर्विस बंद होगी तो ये रिक्शे वालों की, जिसपे ये चिंची और ऑटो रिक्शे वाले हैं, उनकी चांदी हो गई। अब इस ट्रैक के ऊपर किसी भी तरह की कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलती। ये जिस तरह आपने वैगन और हाईएस या इस तरह की ये कोस्टर बसें होती हैं वो ममनू है, वो मेट्रो ट्रैक के साथ नहीं चल सकती।
एक सिर्फ अकलौती सवारी लोगों के पास रह गई, रिक्शे। अब बताएं 11 दिनों में 22 लाख लोगों ने रिक्शों में कैसे सफर किया। अगर अरबाब इख्तियार आपका प्रोग्राम देख रहे हो तो उनको खुद सोचना चाहिए कि कितने के रिक्शे आपने उस ट्रैक के ऊपर चला पैसे दिए। लिए होंगे, उन्होंने तो मुंह मांगे पैसे लिए होंगे। तो क्या आपकी किसी आला हुकाम से बात हुई, उनका क्या अच्छा सर, मौक़िफ़ है, ये क्या कहते हैं? जिस तरह मुनीबा आपने कहा ना कि इन्होंने मुंह मांगे पैसे लिए बिल्कुल ऐसे होंगे, ही है, हाँ। मुंह मांगे पैसे तो ले लिए, वो तो लोगों ने दे ही दिए। आप देखें कि वो जो रिक्शा की सीट है वो आपके सोफे से आधी है और 3 लोग उसके ऊपर बैठते हैं। इन 22 लाख लोगों ने ज़लालत कितनी काटी है। Exactly. वो किस तरह उन लोगों ने सफर किया है, इस चीज के ऊपर ये हुकूमत को, ऐवानों में बैठे लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। अब जो इनके हुकाम है उनसे बात हुई तो उनका सिर्फ एक ही इसके ऊपर मौकफ है अच्छा। कि देखें जी, हम तो अभी बसेस का ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे ट्रायल मुकम्मल होगा वो हम इसको चला देंगे। अभी मेरी सुबह ही जो इनके ऑपरेशंस के जनरल मैनेजर हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि कल से बसेस को दोबारा चला दिया जाएगा। अच्छा। मैंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया उसके साथ कि जी मैं तो चाहता हूं कि ये बसेस चलनी चाहिए, लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आज उनका प्लान है कि उन्होंने अपना जो मुकम्मल कॉन्वॉय है बसेस का, जो नई आई हैं, इनको ट्रैक के ऊपर चला देना है। शादरा से गजुमता तक बगैर मुसाफिरों के इसका ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा। हाँ। और होप सो कल सुबह 8 बजे से ये जो ऑपरेशन है ये बहाल कर दिया जाएगा। हाँ। 2013 से जब से मेट्रो बस सर्विस का आगाज हुआ, ये 2021 आ गया, तकरीबन 8 साल मुकम्मल हो गए। इन 8 सालों में आज तक मेट्रो बस सर्विस कभी भी इतने दिनों के लिए बंद नहीं रही जितनी इन दिनों में बंद रही है। यानी बुज़दार सरकार ने अपने कांधे पे एक और स्टार लगा लिया है कि हमने मेट्रो बस सर्विस को इतने दिन बंद रखा। मुनीबा, आप बिलीव करें, रोजाना कई लोगों के फोन आते हैं कि खुदारा, ये नहीं ड्राइवर्स के या वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अमले के नहीं, अवाम के, हाँ। आम अवाम फोन करके कहती है कि खुदारा खबरें चलाएं, ये हमारे लिए मेट्रो बस सर्विस चला दें, हम तो सफर करने से बहुत ज्यादा बेजार हो चुके हैं। आप देखें कि 27 किलोमीटर का ट्रैक है और ऑलमोस्ट ये पूरे लाहौर को कनेक्ट कर देता है। और फिर इसके साथ जब दूसरी ऑरेंज ट्रेन चल रही है तो ये इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट है, यानी एक तरह से पूरे लाहौर को कवर कर दिया कि ऑरेंज ट्रेन चल रही है अली टाउन से लेके डेरा गुजरा तक, इधर से वो मेट्रो बस चल रही है शादरा से लेके गजुमता तक। हाँ। एक पूरा लाहौर कवर हो गया, साथ में मेट्रो बस के फीडर रूट्स चल रहे हैं। अभी खाली फीडर रूट्स के ऊपर कितने के लोग आप उनको सफर करवाएंगे। तो ये इस मामले के ऊपर हुकूमत की तरफ से मुबज्जना तौर पे गफलत बरती गई है, उतनी तरजीह नहीं दी जा रही, इसको मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने बताया कि आला हुकाम से बात हुई, कह रहे कल तक ये स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेशन। हाँ, जो कितने बसेस हैं, नई बसें, वो कितनी आ चुकी हैं, पूरा स्क्वाड आ चुका है 64 का, और उनमें कैपेसिटी कितनी है बैठने की, पुरानी बसों जितनी है? बिल्कुल, जो नई बसें आई हैं 64 बसें आनी थी, 60 बसेज आ चुकी हैं, 4 अभी तक बसेज आनी हैं। लेकिन ये 60 बसेज के साथ भी जो सर्विस है उसका आगाज किया जा सकता है। अब ये जो नई बसेज आई हैं ये वाकई बहुत खूबसूरत है और बड़ी कंफर्टेबल हैं। जो पहले बसेज मौजूद थी शायद उनसे थोड़ी ज्यादा होंगी। इस पे खवातीन के लिए एक अलग इंक्लोजर बनाया गया, पहली बसेज में ये मौजूद नहीं था, इसमें ये मौजूद है। 40 बंदों की बैठने की कैपेसिटी है इस मेट्रो बस में और एक वक्त में 250 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस पे सफर कर सकते हैं। क्योंकि ये जितनी भी मेट्रो बसेज होती हैं ना, इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो प्रीफर ये करते हैं कि खड़े होकर सफर किया जाए, ना कि हम बैठ के, क्योंकि हर किलोमीटर बाद स्टॉप आ जाना होता है। तो 40 लोग बैठ सकते हैं इसमें, 250 लोगों की इसमें कैपेसिटी है और एयर कंडीशनड बस है। और इसके साथ साथ इस बस में अनाउंसमेंट के लिए भी जो सिस्टम है वो मौजूद है कि जितनी भी वहाँ पे बस में मुसाफिर मौजूद होंगे उनको बताया जाएगा कि ये स्टेशन है। और इसमें भी कैपेसिटी है कि रोज़ाना तकरीबन 2.5 लाख जो लोग हैं उनको ये सफरी सहूलियात फराहम कर सकती है अगर चल गई तो। अगर ना चली तो फिर किसी को भी नहीं फराहम कर सकती है। दूसरा, आपने जैसे बताया कि एयर कंडीशन बस है ये, तो हमें तो मेट्रो बस जो पहले चल रही थी वो तो हमने देखा कि वो मेंटेनेंस का उनका बहुत ज़्यादा मसला आता था, एसी कभी ख़राब हो गए, कभी सीट्स जो थी वो ख़राब हो जाती थी, खिड़कियाँ खोल कर जाना पड़ता था लोगों को। इन बसेस के जो पार्ट्स हैं जो अगर ख़राब हो गए आने वाले दिनों में तो वो मिल जाएंगे यहाँ से, और उनकी क्या मेंटेनेंस हो सकेगी, आपको क्या लगता है?
ये आपने ना एक नया टॉपिक छेड़ दिया है। ये भी एक गोरख धंधा है। ये पार्ट्स ना मिलना, ये मेंटेनेंस ना होना, इसका इस चीज से ताल्लुक ही नहीं है कि मार्केट में वो पार्ट अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा। जब मेट्रो बस बनाई गई तो इसके लिए बाकायदा तौर पर वर्कशॉप बनाई गई। अच्छा। वो वर्कशॉप मेट्रो बस के डिपो में मौजूद हैं और एक दो मरले पे नहीं, कनालों पे मुहित हैं वो वर्कशॉप्स। उस वर्कशॉप्स पे अमला भी है, बाकायदा तौर पे तुर्की से मैकेनिक भी बुलवाए गए, सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने की खातिर इन बसेस की मेंटेनेंस नहीं करवाएगी, जिसकी वजह से ये अब इसमें पंजाब हुकूमत का तो कसूर ही कोई नहीं है। ये तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाएं तो आप उस कंपनी से पूछेंगे कि भाई आप इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं करवा रहे, अदरवाइज उनके ऊपर पेनल्टी आयद करें। ये जो ये तुर्क कंपनी की तरफ से चलाई गई हैं बसेस और आखिरी 2-3 सालों में अवाम को खार किया गया, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हमसे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी अरबों में लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद इन्होंने किराए की मद में भी हमसे ये हमारे लोगों से मुसाफिरों से पैसे ले लिए हैं और उनको जो बेहतरीन सफरी सहूलियात थी वो भी आखिरी 2 से 3 सालों में फराहम नहीं की। अब इस कंपनी का भी यही हिसाब है, इस कंपनी को भी वर्कशॉप्स दी गई हैं। अच्छा। इस कंपनी ने भी बाकायदा जो मैकेनिक्स हैं उनको हायर करना है और कुछ को कर लिया है और इनकी भी जिम्मेदारी है कि ये लोगों को एयर कंडीशनड और बेहतर सफरी सहूलियात ही फराहम करेंगे। उनकी बस ठीक नहीं चल रही, उसको ठीक करवा के अवाम के लिए बेहतर चलाएं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ही यही है। अब ये इनका आप कॉन्ट्रैक्ट देखें तो हम इनको जो पंजाब हुकूमत है, जो सरकारी खजाना है, वो अच्छे खासे पैसे पे करता है। इनको किलोमीटर्स के हिसाब से पैसे पे किए जाते हैं कि अगर एक बस ने 27 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया तो उनको फी किलोमीटर 180 से 190 रुपए अदा किए जाते हैं। इस तरह का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। तो ये उनको बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना इनकी जिम्मेदारी है। मौजूदा सूरत हाल में बसेस बहुत खूबसूरत हैं, एयर कंडीशनड भी हैं, किसी जगह पे मसला होगा तो ये ठीक करके देंगे। अदरवाइज जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी पिछले 9 सालों में करती आई है कि वो इन कॉन्ट्रैक्टर को ढील देती है, ये अगर इसको भी ढील दी जाएगी जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर है तो फिर चीजें खराबी की तरफ जाएंगी। अब ये ज़ैन हम कल ही देखेंगे कि जो उन्होंने हुकामे बाला ने कहा है कि ऑपरेशनल हो जाएगी, उम्मीद तो है और दुआ भी है कि कल से हमें वो बसेस जो हैं वो ट्रैक पर नजर आए और हमारे जो आवाम है उनके मसाइल हल हों। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और जिस तरह हम मेट्रो बसेस की बात कर रहे हैं कि मेट्रो बसेस जो हैं वो 11 रोज़ आज हो चुके हैं कि वो सड़कों पर नहीं फाल की गई और कल से कह रहे हैं कि नई बसेस जो हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वो भी सड़क पर आ जाएंगे। मजीद भी आपसे बात करेंगे। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। जंगे सितंबर में जहां बड़ी फौज ने दुश्मन पर सबकत हासिल की, वहीं पाक फजाइया ने भी दुनिया की जंगी तारीख में कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। पाक फजाइया के शाहीन MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। आज 7 सितंबर को यौमे पाक फजाइया मनाया जा रहा है। ये वो यादगार दिन है जब पाक फजाइया के शेरदिल जवानों की महारत और जाबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने 1965 की पाक भारत जंग में कामयाबी अपने नाम की। जंग सितंबर में पाक फजाइया ने भारत के 100 से ज्यादा जंगी तैयारे मार गिराए और कामयाबी से मादिरे वतन का दिफा किया। आज भी पाक फजाइया के पास वही नाकाबिले तस्खीर जज्बा और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे और हथियार भी मौजूद है, जिसकी हालिया मिसाल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में दुनिया देख चुकी है, जब पाकिस्तानी शाहीनों ने 2 भारतीय तैयारे गिराए और भारतीय पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार भी किया। आज हम अपने उन शाहीनों को खिराजे तहसीन पेश करेंगे और अपने उन हीरोज को याद करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर रेहान रजा है और उनके साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर अतर निसार सत्तीफ मौजूद हैं। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र। हाँ, स्क्वाड्रन लीडर अतर, सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगी। कुछ चीज़ें हैं 7 सितंबर के हवाले से मैं बता चुकी हूँ और बाकी कुछ जो रह गया है, जो इसकी अहमियत के बारे में मैं चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन को आप बताएं कि किन वाक़यात की बना पर जो है एयर फोर्स डे आज मनाया जा रहा है।
अगर मैं जंग सितंबर के बैकग्राउंड की तरफ जाऊं तो ये तो स्टार्ट ऑफ 1965 जनवरी से ही इंडिया के साथ हमारे हालात टेंस थे। रन ऑफ कच्छ इशू ऑलरेडी बैकग्राउंड में था। रन ऑफ कच्छ के अंदर उनको ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो उन्होंने दोबारा से कश्मीर के इशू को हाईलाइट करना शुरू किया। 1 सितंबर वो पहला दिन था जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ किया अगेंस्ट इंडियन एयर। ठीक है। 1 सितंबर को 28 एयरक्राफ्ट आईएफ के जो अपने ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए आए थे और क्लोज एयर सपोर्ट मिशन के लिए आए थे अपनी लैंड फोर्सेस के, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी और फ्लाई लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी उड़े और पहले ही दिन 4 जहाज़ों को उन्होंने शूट किया। वैम्पायर्स थे जो पहले ही दिन 4 शूट हुए। 3rd, 2nd, 4th, 5th सितंबर में भी मुख्तलिफ जगहों पे छोटी मोटी झड़पें होती रही। 6 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन किया, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की अगेंस्ट 3 मेजर एयरफील्ड्स जहां से उनकी लैंड ट्रुप्स को सपोर्ट आती थी, क्लोज एयर सपोर्ट आती थी, पठानकोट, हलवाड़ा एंड आदमपुर। और ये इतनी सक्सेसफुल थी और इतनी इंटेंसिव स्ट्राइक थी कि ग्राउंड पे खड़े उनके 10 मिग तैयारे पठानकोट में नेस्तो नाबूद हो गए। इसी तरह ही 7 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ऑपरेशन था जो ईस्ट पाकिस्तान से लॉन्च हुआ और उनकी कलाई कुंडा बेस के ऊपर ग्राउंड पे खड़े हुए जहाज़ों को उन्होंने नेस्तो नाबूद किया, जिसके बाद काफ़ी दिनों तक इंडियन एयरफोर्स के एयर ऑपरेशन की तरफ से खामोशी थी। अच्छा। जिसकी वजह से हमारी लैंड फोर्सेस को एक एडवांटेज मिलना शुरू हुआ जब एयर के ऑपरेशन ने कम किए। तो ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से एयरफोर्स 7 सितंबर को एक एयरफोर्स डे मनाती है। और स्क्वाड्रन लीडर रेहान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, सन 65 की जंग में हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के मुकाबले में जितनी भी फोर्सेस थी हमारी, वो भारत के मुकाबले में कम थी। हमारे रिसोर्सेज भी कम थे, तादाद भी हमारी कम थी। तो आपके नज़दीक क्या लगता है कि क्या हमारे में ऐसा जज्बा था, क्या ऐसे फैक्टर थे कि जंग के दूसरे रोज़ भी हम लोग उनके ऊपर एयर सुपीरियरिटी ले गए, मतलब हम उनके ऊपर हम लोगों ने सबकत हासिल कर ली? सबसे पहले तो मैं इसका स्टार्ट करूंगा कि हमें 65 की वॉर ये पहला इवेंट था आफ्टर 47 जहाँ पे एयरफोर्स एक्सपोज हुई, दोनों एयरफोर्सेस एक्सपोज हुई, वेदर इट इज़ द इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स। तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स को एक क्वालिटेटिव एज था इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, क्वालिटी ऑफ द वेपन। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास उस टाइम पे स्टेट ऑफ द आर्ट सेबर एयरक्राफ्ट थे जो उस वक्त के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट में कंसिडर होते थे। तो दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि नंबर्स पे, नंबर हमारे पास अराउंड 150 थे, वेयर एज इंडिया के पास 450 थे। सो वी वर फाइटिंग एन एनिमी जिसके शायद नंबर बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्वालिटेटिव एज पाकिस्तान एयरफोर्स को हासिल था। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ऐसी क्या वजूहात थी जिसने हमें 65 वॉर में एयर सुपीरियरिटी प्रोवाइड की ओवर सच अ बिग एनिमी। तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह अभी हमने जिक्र किया कि 6 और 7 सितंबर वर द डेज जब ये डिसीजन हो गया कि कौन सी एयरफोर्स सुपीरियर है। अब उस एयरफोर्स और उन दिनों ने ये बावर करवाया कि हमारी ट्रेनिंग was the thing जो हमें उनसे डिफ्रेंशिएट करती है। देन सेकेंडली हमारा कॉज, जिस कॉज के लिए हम लड़ रहे हैं वो हमें डिफ्रेंशिएट करता है एक मुसलमान को एक काफिर से। तो वो जज्बा ईमानी, वो शौक़ शहादत, वो शायद उनमें नहीं था और यही चीज़ थी जो हमें उनसे डिफ्रेंशिएट करती थी और यही चीज़ थी जिसने हमें एज प्रोवाइड किया। और बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब जो प्रैक्टिस होती है वो हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर कितना जज्बा होता है जब हम लोग आप लोगों को देखते हैं, वर्दी पहने हुए देखते हैं और हमारा वो जज्बा होता है वो बूस्ट करना शुरू हो जाता है। तो जब ये लोग वर्दी पहनकर निकलते हैं, किसी ऑपरेशन के लिए निकलते हैं, तो फिर सोचिए कि इनके अंदर कितना वो जज्बा जो है वो 100 गुना बढ़ जाता है कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, आवाम के लिए कुछ करना है। स्क्वाड्रन लीडर, जंग सितंबर से लेकर अब तक हमने देखा है बहुत से सैकड़ों हीरोज़ जो हैं वो पैदा हुए हैं पाकिस्तान में, जिनके कारनामों पर हमें फ़ख्र है। मतलब हम उनकी मतलब सोच तक भी नहीं जा सकते जिस तरह के उन्होंने कारनामे कर दिखाए हैं। उनके ज़ाती तौर पर अगर देखा जाए तो आपको उनमें से कौन से पसंदीदा लगते हैं, मतलब फेवरेट कौन है आपके?
वैसे तो सारे हीरोज़ ही हैं, बिल्कुल। मेरे तो सारे फेवरेट हैं, लेकिन सर सजाद हैदर मुझे अच्छा। सबसे ज़्यादा पसंद है। हम्म। उनकी बड़ी डेयरिंग स्ट्राइक जो पठानकोट एयरफील्ड के ऊपर उनने की, उस वक्त के स्टेट ऑफ द आर्ट मिग 21 एयरक्राफ्ट्स जो पठानकोट एयरफील्ड पे ही डिस्ट्रॉय हो गए, वो एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक था। इंडिया के पास इन नंबर्स टोटल 14 मिग 21 एयरक्राफ्ट्स उस वक्त अवेलेबल थे, जिनमें से 9 to 10 तो इन्होंने अपने उस स्ट्राइक मिशन के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिए थे। वो एक बहुत ज़बरदस्त और डेयरिंग ऑपरेशन था, वो बड़ी हिम्मत का काम है। उस वक्त जो हमारे टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी कि आप टारगेट तक पहुंचने के लिए कुछ गैजेट्स यूज़ करते। अच्छा। आपको मैप के ऊपर मैनुअली नेविगेशन करनी पड़ती थी, और उस वक्त आप एक होस्टाइल इन्वायरमेंट के अंदर जा रहे हैं, एक ऐसी टेरिटरी में जा रहे हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए। तो इतना डेयरिंग ऑपरेशन था उनका, और मैं जब भी उसको पढ़ता हूँ, उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो टॉक शोज़ के अंदर होते हैं उनको सुनता हूँ, मैं बड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ। एंड आई ऑलवेज सल्यूट टू हिज करेज एंड द गट्स द होल टीम शोड ऑन द पठानकोट स्ट्राइक, which give the major boost to Pakistan Air Force and the other services as well. और यही सवाल मैं एयर स्क्वाड्रन लीडर रेहान आपसे करना चाहती हूँ, आपको कौन से हीरो पसंद है और क्यों पसंद है, क्या रीज़न है उसका? जिस तरह सर हबीब ने मेंशन किया कि वॉर हीरोज़ हों या हमारे वैसे कोई स्पोर्ट्समैन हों, वो सिर्फ अपने ख़ानदान के हीरोज़ नहीं होते, वो सब के हीरोज़ होते। एग्जैक्टली। तो हमारे लिए हमारे सारे हीरोज़, वेदर दे बिलोंग टू पाकिस्तान आर्मी, दे बिलोंग टू पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान नेवी, वो हमारे लिए बराबर हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्पायर करती हैं इंसान को। लाइक मुझे राशिद मिन्हास इज़ द वन हु इंस्पायर्ड मी। अगर हम उनकी लाइफ को देखें तो हमें ये सबक हासिल होता है कि इतनी कम उम्र में अपने जान की कुर्बानी देना इस मुल्क की खातिर एक बहुत बड़ा कॉज होगा उसके पीछे, और वो कॉज शुरू से ही उनके अंदर मौजूद था। तो मैं इसको सम अप करते हुए बस आपको ये बताऊंगा कि 15 साल की उम्र में राशिद मिन्हास ने थोड़ी सी पोइट्री की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लाइफ इज़ ऑफ अ शॉर्ट स्पैन, सो व्हाई नॉट टू गिव आवर कंट्री द लाइफ सो इजीली वी कैन, सो दैट द जनरेशंस टू कम रिमेंबर अस एज द ग्रेट वंस। सो ये अगर मोटिवेशन और जज्बा, पैशन आपके अंदर मौजूद हो तो आप ग्रेट वन ही निकलते हैं। बेशक ऐसे ही है, और हम ग्रेट वन ही हैं। वो हमारी कोई भी फौज हो वो ग्रेट वन ही या नंबर वन में ही आती है। स्क्वाड्रन लीडर अगर आपसे मैं पूछूं थोड़ी सी सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है या ट्रेनिंग के बारे में पूछूं, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट्स का जो तुरा इम्तियाज़ है, एक तो वो प्रोफेशनलिज्म होता है और दूसरा प्रिसिशन होता है। तो क्या इसकी वजह उनका सिलेक्शन प्रोसेस है कि जो काबिल नौजवान हैं वो ही सेलेक्ट होते हैं, या उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा सख्त होती है? काबिलियत तो माशाल्लाह इस कौम में बहुत ज़्यादा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि जो अदर देन फोर्सेस जो किसी प्रोफेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं काबिल नहीं है, मगर जब आप किसी इंसान को सेलेक्ट करते हैं उस टास्क के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसके पीछे बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है। नो डाउट ये ट्रेनिंग और उनका हार्ड वर्क है जो बेसिकली उनको उस लेवल तक लेके जाता है। और ये सिर्फ फाइटर पायलट्स के केस में नहीं, बल्कि एयर डिफेंस कंट्रोलर्स के केस में, या अगर मैं मिलिट्री फोर्सेस में बात करूं या पाक बहरिया की बात करूं, तो वहाँ पे भी काबिलियत एक मेयार है, उसके बाद उनकी इंटेंसिव ट्रेनिंग, उनका एक फोकस ऑन द कॉज, ये बड़ा मैटर करता है, जिससे वो प्रोफेशनलिज्म की उस लेवल को पहुंचना चाहते हैं जिसको वो डिज़ायर करते हैं। और स्क्वाड्रन लीडर रेहान अगर आपसे पूछूं तो ट्रेनिंग के साथ साथ और क्या ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें अपने उस मकाम तक पहुंचाती हैं जो हम सोच कर आए हुए होते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक पायलट के लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसको बैटलफील्ड के अंदर एक अच्छा पायलट बनाए। और उनमें से कुछ क्वालिटीज़ मैं लिस्ट डाउन करूँगा। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाई द कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज कि जब आप हवा में होते हैं तो आपने लाइक कंट्रोलर्स के साथ जो कम्युनिकेशन करना है
इतने सारे जहाज़ों के दरमियान में वो बड़ा प्रिसाइज और बड़ा क्रिस्प कॉल होनी चाहिए अच्छा। कि आपकी क्या पोजीशन है, आपका क्या ऑल्टीट्यूड है, आप किस स्पीड पर जा रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली सिचुएशनल अवेयरनेस, ये ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो सिचुएशनल अवेयरनेस ये है कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। आपको सिर्फ अपना जहाज़ नहीं उड़ाना, आपको ये भी देखना है कि आपके सराउंडिंग में कौन कौन से जहाज़ हैं। और इसी तरह बैटल फील्ड में जब आप जाएंगे तो आप सिर्फ वहाँ पर मौजूद नहीं है, आपका दुश्मन भी मौजूद है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कहाँ पर है और उसकी इंटेंशन क्या है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस में आती है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द डिसीजन मेकिंग। स्प्लिट सेकंड्स में एक पायलट को डिसीजंस लेने होते हैं। उसके साथ कोई इमरजेंसी होगी या वेदर ख़राब है, ये वो ऐसी चीज़ें जो डिसीजन मेकिंग में ज़रूरी हैं कि फ़ौरन से डिसीजन लें और आप अपने मिशन को कॉल ऑफ करें और वापस आ जाएं। इसी तरह जब आप दुश्मन के साथ डॉग फाइट में या दुश्मन के साथ लड़ाई में बैटल फील्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उस वक्त भी ये डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज आपने वहाँ पे डिसाइड करना है कि आपने अभी कौन सा मनूवर ऐसा करेंगे कि आप अपने दुश्मन को मार गिराएं। सो ये स्प्लिट सेकंड के डिसीजंस बड़े ज़रूरी होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कामनेस। एक पायलट को काम और कंपोज होना चाहिए। अगर आप पैनिक होंगे और सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें आपको डिसीजन लेने हैं तो आपके पैनिक की वजह से वो आपकी डिसीजन मेकिंग हैम्पर होगी और आप टुवर्ड्स यू विल लीड टुवर्ड्स दी इट विल लीड टुवर्ड्स दी पुअर डिसीजन मेकिंग। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं एक पायलट के अंदर होना। और जैसे कि हमने मेंशन किया कि सिलेक्शन के वक्त कुछ चीज़ें तो देखी जाती हैं, अच्छा, लेकिन रिगरस ट्रेनिंग और प्रॉपर प्लानिंग मेथोडोलॉजी के तहत हम इन चीज़ों को अपने फाइटर पायलट्स में इनकलकेट करते हैं और आफ्टर सम टाइम यू सी देम इन द एयर। एग्जैक्टली। दूसरा स्क्वाड्रन लीडर अतर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एयर डिफेंस ब्रांच में आप होते हैं, तो अगर कंट्रोलर की अगर बात की जाए, जैसे उन्होंने कहा कि इनका इंटरलिंक्ड होते हैं ये सारे आपस में, पायलट और जो कंट्रोलर होते हैं, तो बतौर कंट्रोलर आपका क्या जो फ़राइज़ होते हैं जो आपने सर अंजाम देने होते हैं? Actually, this is the teamwork which is actually mandatory for the operations. Alone a pilot, alone a controller, हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते जो जिसके लिए हम इतनी प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल। सो जो फाइटर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, इनके ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी लिमिटेड रेंज होती है, वेयर एज जो एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, इन पे ग्राउंड बेस्ड एंड एयरबॉर्न सेंसर्स का डाटा आता है जो उस पूरे एरिया के अंदर उस कवरेज को कंप्लीट करता है जहाँ से हम थ्रेट को एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा। तो ये सारी जो थ्रेट एक सर्वेलेंस एंड एयर स्पेस मैनेजमेंट का प्रोसेस कॉन्टीन्यूस राउंड द क्लॉक चल रहा होता है हमारे C2 सेंटर्स के अंदर, जिससे हम पहले थ्रेट को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर हम जब ज़रूरी समझते हैं उसके ऊपर हम कोई टैक्टिकल एक्शन लेते हैं। तो ये फाइटर्स हमारा वेपन है, ये एयरबॉर्न शूटर्स हैं, इनको हम स्क्रैम्बल करते हैं, हम इनको गाइड करते हैं उस थ्रेट की तरफ, और जब इनका अपना सेंसर उस थ्रेट को एक्वायर कर लेता है, अच्छा, तो ये उसके ऊपर अपना वेपन लॉन्च करते हैं। तो बेसिकली ये एक टीम वर्क है जो कि स्टार्ट होता है सर्वेलेंस से और ख़त्म होता है उस डिस्ट्रक्शन पे जिस वक्त आप अपने टारगेट को थ्रू रूल ऑफ एंगेजमेंट एंगेज कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा स्क्वाड्रन लीडर रेहान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, हम देख रहे थे जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ वो हम सबके सामने, बल्कि पूरी दुनिया ने उस चीज़ को देखा। तो पाक फ़ज़ाइया ने जिस तरह भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ा, देन उसकी तवाज़ो की, चाय पिलाई उसको बड़े मज़े की, जो हमारा कह लें कि नेशनल मशरूब भी है, जो हम लोग तो बड़े मज़े के पीते हैं, मज़े से पीते हैं, हमने उसको भी पिलाया और वो भी उसका दिल दादा निकला। तो वो जो एक ऑपरेशन था उसने हमारी एयरफोर्स के अंदर जो मोराल था उसको कितना बूस्ट किया, कितना बुलंद हुआ हमारा मोराल? सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि एयरफोर्स का मोराल हमेशा से अप था। वी वर रेडी, वी वर ऑलवेज रेडी एंड वी विल रिमेन रेडी वट एवर द सिचुएशन इज़। हमारा दुश्मन हमें सरप्राइज़ करने की कोशिश की उसने 26 फ़ेब को,
और वो हमें सरप्राइज नहीं कर सका. ही फेल्ड टू सरप्राइज अस. वी वर रेडी, वी डिफेंडेड एंड वी डिनाइड. सो हम यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि 26 फरवरी की रात को जो कुछ हुआ वो दुश्मन की नाकामी का एक मुंह बोलता सबूत था. उसकी इम्प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वहाँ पर हमें नज़र आई. वेयर एज अगर आप पाकिस्तान का रिएक्शन देखें तो अगले ही दिन पाकिस्तान ने उनके 2 त्यारे मार गिराए. पाकिस्तान ने ये साबित किया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये दुनिया को बावर करवा दिया कि कभी भी किसी ने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा तो हम उसका इससे भी बुरा हाल करेंगे. और जहाँ तक रहेगी बात अभिनंदन की, तो उन्हें हमने चाय पिलाई है और अगर कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो हम पूरी एयरफोर्स को चाय पिलाएंगे. अच्छा, ज़रूर हम ये पिलाएंगे. दूसरा, स्क्वाड्रन लीडर अतर, आपसे पूछना चाहूँगी, उस वक्त अगर तब की बात करें जब ये ऑपरेशन हो रहा था, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, कितना जज्बा था, टेंशन भी थी कि क्या हो जाएगा? जज्बा तो हमारा 7वें आसमान तक पहुंचा हुआ. हम इस तरीके से सोच रहे थे, हम अपने उस ऑपरेशन के मोमेंटम को इतना तेज़ करना चाहते थे कि हम चाह रहे थे कि बस जितनी जल्दी हो सके हम रिस्पॉन्ड करें और उनको ऐसा जवाब दें कि उनकी एयरफोर्स दोबारा कभी ये इंटेंट भी ना करे. लेकिन ऑफ कोर्स एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे होती है, थोड़ी सी टेंशन ज़रूर होती है, लेकिन वो टेंशन कभी भी हमारे फोकस को या हमारे ऑब्जेक्टिव से हमें डेविएट नहीं कर सकती. उस टेंशन को हम एज ए पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं और हम ज़्यादा बेहतर प्लानिंग करके उस प्लानिंग से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं. ऑफ कोर्स टेंशन होती है, लेकिन वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस के तौर पे हमारे ऊपर काम करती है, हमें एक ड्राइव देती है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को उस तरीके से अचीव करें. बिल्कुल. और स्क्वाड्रन लीडर रेहान, उस वक्त हम देख रहे थे कि इंडिया ने जो अपनी शिकस्त का मलबा था वो तैयारों पे डाल दिया कि हमारे पास पुराने तैयारे थे, राफेल तैयारे होते तो शायद हम लोग इस चीज़ का मुकाबला कर सकते. तो अब उनके पास राफेल तैयारे भी आ चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब ये नई मशीनरी जो उनके पायलट्स हैं उनकी प्रोफेशनलिज्म में जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं? मैं आपके इस सवाल के जवाब को जवाब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. पहला पार्ट हमारा, हम क्या करते हैं जब हमें एक नंबर को डिफेंड करना होता है, लाइक हायर नंबर को हमने डिफेंड करना है, तो उसमें हम 3 चीज़ें करते हैं. सबसे पहली चीज़, उसको 3 डोमेन्स में हम डिवाइड करते हैं. पहली डोमेन है ट्रेनिंग डोमेन, जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. वी ट्रेन टफ ताकि हम कल को बैटल फील्ड में दुश्मन को भरपूर जवाब दे सकें. और हम बिलीव करते हैं द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. तो इस मोटो को लेकर हम आगे चलते हैं और थ्रू आउट आवर सर्विस हमारी टफ ट्रेनिंग होती है और वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र भी आई. और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आइंदा भी हमें सुरखरुई अता फरमाए. ये एक डोमेन होगी. सेकंड डोमेन है मॉरल डोमेन, ठीक है, जिसमें हमारा कॉज आ जाता है, जिसमें हमारा मुराल आ जाता है. तो हमारा कॉज बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारी आइडियोलॉजी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे मुल्क जिस कलमे के लिए हासिल किया गया वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है. और सेकेंडली आप ये देखें कि एक मुसलमान के अंदर जो जज्बा ईमानी है उसका कोई मुकाबला नहीं. तो हम मुसलमान हैं, सबसे बड़ी बात. तो हम उस जज्बे को लेकर, जामे शहादत के जज्बे को लेकर हम बैटल फील्ड में उतरते हैं, तो वो हमें कामयाब करते हैं. और मुराल की बात करें तो हमारा मुराल हमारी नेशन है. वो हमारी नेशन जितना हमें सपोर्ट करती है उसमें हमारा मुराल है और हमारा मुराल हमेशा हाई था, रहेगा इंशाल्लाह. तो थर्ड चीज़ आ जाती है कॉन्सेप्चुअल डोमेन. कॉन्सेप्चुअल डोमेन ये है कि आपकी प्रोफेशनलिज्म. तो हम प्रोफेशनल वो भी हैं, हम भी हैं, दोनों एफर्ट करते हैं. लाइक वो भी एफर्ट करते हैं, हम भी एफर्ट करते हैं. लेकिन यहाँ पर आ जाती है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. कौन कितना अच्छा प्लान करता है और कौन कितना अच्छा एग्जीक्यूट करता है. अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक जितने भी बैटल फील्ड के अंदर हमारे इनकाउंटर हुए इंडियन एयरफोर्स के साथ, तो हमने देखा कि हमारी प्लानिंग और हमारी एग्जीक्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह अपने दुश्मन से कई दर्जे बेहतर थी और इसी ने हमें कामयाबी अता फरमाई. तो ये तो होगी वो डोमेन जिस पे हम बात कर रहे थे कि हम क्या करते हैं. अब आ जाते हैं कि उन्होंने राफेल त्यारे हासिल कर लिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर हम 5th जनरेशन पे शिफ्ट होंगे और हम भी जहाज इंशाल्लाह लेंगे जो उनका मुकाबला कर सके. वेरी नियर फ्यूचर इंशाल्लाह. मतलब उनकी ये कह सकते हैं कि उनकी ना ट्रेनिंग थी उस टाइम, बस वो सिर्फ अचानक उन्होंने हमला किया था और वो जो सारा शिकस्त का मलबा है वो तैयारों पे डाल रहे हैं.
बिल्कुल ऐसे वो आपने कभी सुना होगा कि इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन हु मैटर्स। तो बंदा बड़ा ज़रूरी है जो उस जहाज़ में बैठा हुआ है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड ट्रेनिंग एंड प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द एयरफोर्स वो आपके उसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जनाब स्क्वाड्रन लीडर रेहान रज़ा हमारे साथ मौजूद थे और स्क्वाड्रन लीडर अतर निसार सत्ती हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों जवानों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आज के दिन की मुनासबत से आप लोगों ने हमारे साथ कुछ यादें ताज़ा की हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। जनाब 7 सितंबर जिस तरह हम मना रहे हैं और जोशो खरोश से मना रहे हैं और अपने तमाम जो अफवाज हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब नाजरीन आगे बढ़े और आपने एक मुहावरा कहीं ना कहीं सुन रखा होगा कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जब इंसान कोई कामिल इरादा कर लेता है और अपने इरादे को हकीकत का रूप धारने के लिए सच्चे दिल से मेहनत और लगन से काम करता है तो फिर कुदरत भी उसकी मददगार हो जाती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो इस मुहावरे की बेहतरीन और उम्दा मिसाल है। वालिद की वफात के बाद पैदा होने वाले नासाजगार हालात और अपने पसंदीदा कॉलेज में दाखिला ना मिलने पर डिप्रेशन और नाउम्मीदी ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो इसे जिंदगी का रोग नहीं बनाएंगी। उन्होंने लिखना शुरू किया और दुनिया के बेहतरीन इदारों के लिए आर्टिकल्स लिखे और उसके साथ साथ कोरोना वायरस के दौरान एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिसे पूरी दुनिया में एक कामयाब मॉडल माना जा रहा है। उनके स्टार्टअप को दुनिया में स्टार्टअप्स के लिहाज से सबसे बड़ी कम्युनिटी माने जाने वाले स्टार्टअप ग्रैंड की जानिब से बुल अवार्ड भी दिया गया है। ये स्टार्टअप है क्या, कब से शुरू किया है और इतने कम वक्त में कामयाबी की मिसाल कैसे बना है, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्काइप पर अस्मा तारिक हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। अस्मा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। दिस इज़ ऑनर फॉर मी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्मा, आपने इतनी कम उम्र में दुनिया के जो सबसे बड़े समझे जाने वाला अवार्ड है बुल अवार्ड वो हासिल कर लिया है। सबसे पहले तो हमें बताइएगा इस अवार्ड के बारे में कि ये किन लोगों को दिया जाता है। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये अवार्ड था कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि पहले अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है तो नाउ ये इजी फॉर अस कि हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी चाहें तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पेंडेमिक में जहाँ हर चीज़ बंद हो गई थी, जहाँ लोग एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो गए थे, तो वहाँ हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट ली और थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को, इवन वुमेन को, जो भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनको आपस में कनेक्ट किया, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के जो रास्ते हैं वो खोले कि वो किस तरह से आपस में ऑनलाइन इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर कर सकते हैं, जिसके नतीजे में ये अवार्ड हमें जो है वो मिला। मतलब ये आपको जो अवार्ड है ये एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट पर मिला है? हाँ जी, इट्स बेसिकली द पर्पस ऑफ दैट कि हमने जितने जैसे ऑनलाइन हम लोग ने अपना स्टार्टअप किया जिसमें हम लोगों ने मोर देन 1000 लोगों को, बच्चों को ट्रेन किया। फिर हम लोगों ने रोहिंग्या मुस्लिम जो रेफ्यूजीज हैं बांग्लादेश में, हमने उन्हें भी ट्रेन किया कि आइदर हमने व्हाट्सएप कॉल के थ्रू क्लासेस कंडक्ट की, हमने जूम के जरिए क्लासेस कंडक्ट की, यानी कि जो भी हमारे पास एक बेस थे टेक्नोलॉजी के जरिए, जो भी हमारे पास ऑनलाइन बेस थे, हमने उनको यूटिलाइज किया क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था। तो हम लोग ने अपने कमरों को क्लासेस में कन्वर्ट किया। अच्छा। तो क्लासेस में कंडक्ट करके हम लोग ने बच्चों के लिए लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि एक मोर देन 6 वीक पे जो है वो चला। उसमें उनके लिए वैसी ही एक्टिविटीज कंडक्ट की, उनको अपनी फैमिली के साथ फिर ऐसी चीज़ें उनके अंदर लेके आए कि वो किस तरह, अब वो बाहर तो नहीं जा सकते लेकिन वो अपने घर में रह के अपनी फैमिली के साथ कैसे कैसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किस तरह से लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उन्हें चीज़ें सिखाएं, और जिसका माशाल्लाह से काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। हमें रिस्पॉन्स भी काफ़ी बेहतरीन मिला। तो अस्मा, मुझे बताइएगा आपने ये एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज़ कब से किया? कब आपको ख्याल आया कि मैंने अपना ही स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई और काम नहीं करना, मतलब जॉब नहीं करनी, काम करना है तो अपना ही काम करना है? बिल्कुल, एक्चुअली मैं शुरू से ही, मैंने जब कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ से स्टार्ट कर दिया था तब चीज़ें वो छोटी थी। मुझे बुक्स का बहुत शौक था शुरू से ही,
तो मैंने बुक्स की पहले जो चीज़ मैं अपने लिए बुक्स मंगवाती थी काफ़ी दूर दूर से, कभी इंटरनेशनल बुक्स, तो वही चीज़ मैंने सेल करना भी शुरू कर दी थी व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज के। उसको मैंने अपना, वो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था कि मैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बुक सेल किया करती थी। तो ये एक शौक था कुछ करने का, इंडिपेंडेंट होने का, कि आपने अपना काम खुद करना है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जो है वो उठानी है। तो उसी में बहुत सारी चीज़ें की। हम लोग ने यूनिवर्सिटी के बाहर शरबत भी बेचे, इस तरह की काफ़ी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ की जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई आगे जाके अभी प्रोफेशनल लाइफ में। मैं जॉब्स भी मैंने की, ऐसा नहीं कि मैं जॉब नहीं कर रही, लेकिन जॉब भी मैंने की टू लर्न कि अब आपने सीखना कैसे है, एक्सपीरियंस आपने किस तरह से कंडक्ट करना है, लेकिन साथ साथ अपना काम भी किया, क्योंकि लर्निंग के लिए जॉब इज नॉट कि वो टैबू नहीं है। आप उसको, अगर आप लर्न करना चाहते हो, आप उधर एक जगह पे स्टक नहीं करना चाहते कि बस मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो यू शुड डू, आपको करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको विद द बेस्ट ऑफ टाइम डेवलप करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, वहाँ ही नहीं रह जाना चाहिए। अस्मा, मुझे बताइएगा, जब आपने ये इस चीज़ का अपने काम का आगाज़ किया, जैसे आपने बताया कि यूनिवर्सिटी डेज से या कॉलेज डेज से ही आप ये काम करना शुरू हो गई थी, कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि अब के दौर में हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, मतलब वो जॉब नहीं करना चाहता। तो क्या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं, कहीं पे जाकर सीखना पड़ता है, या सेल्फ टॉट भी हम खुद को कर सकते हैं? किसी से सीखना भी ज़रूरी है और सेल्फ टॉट भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके अंदर ऑलरेडी आप इतने ग्रूम हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप कैपेसिटी इतनी है कि आप खुद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे ऑनलाइन स्किल्स होती हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन यूट्यूब से भी सीख के काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रोफेशनल सीखना पड़ता है। तो ये सबसे पहले तो आपको खुद से सवाल करना है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आप इस तरह से कर सकते हैं, आप बगैर किसी की डांट किए, बगैर किसी का, क्या कहते हैं कि एक आपके ऊपर जो होता है कि टीचर है तो आपके ऊपर उसका होता है कि अच्छा ये टीचर कर रहा है, उसके बगैर अगर आप कर सकते हैं तो सर्टनली आप कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हाउ नोन होना चाहिए कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, और उसकी मार्केट में या सोसाइटी में अगर तो आपने अर्न करने के पर्पज से करना है तो फिर आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिमांड उसकी इर्द गिर्द कितनी है, और अगर आप कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं तो लोग उसको कितना टाइम लगेंगे एक्सेप्ट करने में, फ्यूचर में उसके कितना जो है वो स्कोप होगा, किस तरह से वो चीज़ें जाएंगी। तो ये थोड़ी बहुत सर्च होती है मार्केट जो कि आपको देखनी पड़ती है। हम स्टार्टअप तो हम लोग सब करना चाहते हैं, लेकिन ये कि जब हम इसमें थोड़ा सा मार खा जाते हैं तो फिर थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मुतासिर होती हैं। तो इसलिए मार्केट सर्च और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको टारगेट करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है करने का, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अस्मा, आप सेल्फ टॉट ही थी, आपने भी कहीं से कुछ सीखा, किसी से इंस्पिरेशन हासिल की और कोई इदारा ज्वाइन किया, मतलब कोई क्लासेस ली इसके बारे में? स्टार्ट मैंने खुद ही किया था, क्योंकि उस वक्त तो मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं, तो मैंने खुद ही लर्न करके एक इनिशिएटिव ले लिया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सर्टेनली आपको ग्रूमिंग की, आपको एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इंटर्नशिप भी की, काफ़ी मैं सिर्फ जाके एज अ वॉलंटियर काम किया, सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कि अच्छा काम होता किस तरह है। किसी में जाके सिर्फ उन्हें कहा कि मुझे यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रहने दें, देखने दें चीज़ें होती किस तरह से है। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पे जाके आपको करना पड़ता है कि थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर, कि आप एक ही जगह बैठ के नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ता है, चाहे वो आप ऑनलाइन हो चाहे वो आप फिजिकल जाके हों। उससे ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, आपको एक्सपोजर आता है, क्योंकि आप जो आपको एक्सपीरियंस बताता है वो आप खुद ही कमरे में बैठ के वो चीज़ नहीं लर्न कर सकते, इवन आप किताबों से भी वो चीज़ नहीं लर्न कर सकते जो आपको प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही होती हैं। Exactly. जब तक वो चीज़ आप जाकर फील्ड में ना करें तब तक आपको भी एक्सपीरियंस नहीं आता। दूसरा, इसमें आपके प्लेटफॉर्म से हज़ारों स्टूडेंट्स ने जो है तरबियत हासिल की, जैसे आप बता भी रही थी, तो क्या इसके बाद वो ई-कॉमर्स के फील्ड में उन्होंने कदम रखा? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रखा, इवन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे राइटर स्टूडेंट्स थे, मेरी गर्ल्स थी, एंड शी नाउ दे आर राइटिंग इन अमेरिकन जर्नल, वो काफ़ी इंटरनेशनल जर्नल्स में काम कर रही हैं, वो उसमें अपने उनके आर्टिकल्स जो हैं वो अपनी चीज़ें उसमें पब्लिश करवा रही हैं। कुछ लोगों ने अपनी जो है वो इनिशिएटिव लिए अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए, चाहे वो हमारी ही तो का हो या चाहे वो डिफरेंट हो, तो दे आर टेकिंग इनिशिएटिव। जो एक चीज़ उन्हें हमसे मिली वो ये थी कि दे कैन टेक इनिशिएटिव इवन विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, कि आप स्टार्ट कर दो, आप इनिशिएटिव ले लो, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, आप उन्हें चीज़ों को बढ़ा सकते हो, उसमें चेंजेस और आप उसको बिल्कुल अपडेट कर सकते हो।
ठीक है जी, अस्मा तारिक हमारे साथ मौजूद थी इस वक्त और एंटरप्रेन्योर हैं और इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा समझा जाने वाला अवार्ड बुल अवार्ड उनको मिल चुका है। अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं जनाब और अब आपको बताएं कि आज उर्दू और पंजाबी ज़ुबानों के नामवर अदीब, दानिश्वर, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस अशफाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। दयाल सिंह कॉलेज और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ अशफाक अहमद ने तख्लीकी सफ़र भी जारी रखा। उन्होंने दास्तान को और लैलो निहार जैसे अदबी रसायल की अदारत की और कई बरस उर्दू और साइंस बोर्ड के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी। रेडियो और टेलीविज़न के लिए भी उनके प्रोग्राम्स यादगार साबित हुए। अशफाक अहमद को एक सूफ़ी हकीम व दाना के तौर पर भी याद किया जाता है। उनके अखलाकी लेक्चर्स और इल्मी और अदबी अंदाज में भी बयान करदा वाक़यात और किस्सों पर मुश्तमिल मज़ामीन के मजमूए को बहुत मकबूलियत मिली। PTV से उनके मुतअद्दिद ड्रामा सीरियल्स भी नशर हुए जिन्हें बहुत पजीराई भी मिली। अशफाक अहमद के मज़ामीन रेडियो और टेलीविज़न ड्रामों को पाकिस्तान भर में बड़ी तादाद में क़ारीन और नाज़रीन ने पढ़ा भी है, देखा भी है और उन्हें सराहा भी है। अशफाक अहमद को हुकूमत ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ अता किया है। उनकी फ़िक्र अंगेज़ तहरीर से एक पारा पेश है और 22 अगस्त 1925 को ज़िला फ़िरोज़पुर में पैदा होने वाले अशफाक अहमद 7 सितंबर 2004 को हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। वो लाहौर के कब्रिस्तान में असूदा खाक हैं और आज उनकी 70वीं बरसी मनाई जा रही है और आज भी उन्हें याद किया जाता है। जनाब, मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।